नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल @पॉलिटिकल साइंस 2023 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे G20 के बारे में। इस बीच आप लोगों ने अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पे काफ़ी इसके बारे में सुना होगा, G20 समिट के बारे में, जो अपने भारत में होने वाला है, भारत सरकार की अध्यक्षता में। इसके बारे में बात करेंगे कि जो G20 का गठन क्यों हुआ, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और इसका कार्यक्षेत्र क्या है और कौन कौन से संगठन इसके साथ सम्मिलित हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। G20 एक तरह का विश्व की आर्थिक जो शक्तियां हैं उनका संगठन है, जो पूरे विश्व में व्यापार, उद्योग को बढ़ाने में कैसे उसको बढ़ाया जाए, कैसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए, कैसे एक देश दूसरे देश की आर्थिक रूप से प्रौद्योगिकी के माध्यम से मदद करें, कैसा इनोवेशन हो, नए नए खोजें हों। उसके लिए संगठन काम करता है। G20 को कभी कभी ग्रुप ऑफ 20 भी बोला जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसको हम G20 ही बोलते हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसको मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 जो संगठन है उसकी अध्यक्षता इस वर्ष 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। G20 की जो स्थापना है वो 1999 एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के जो प्रमुख देश हैं उनके केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते हैं, उसके लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। पहले G20 की जो स्थापना हुई थी उसमें सारे देश के जो उसके सदस्य देश हैं उनके वित्त मंत्री और जो वहाँ के केंद्रीय बैंक हैं उनके गवर्नर उस संगठन में सम्मिलित होते थे। वो विचार विमर्श करके आगे की नीतियां बनाते थे। लेकिन 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर पर उन्नत किया गया और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता के आयोजित किया जाता है। जो सदस्य देश हैं उसमें आपस में विचार विमर्श करके किसी एक देश को उसका अध्यक्ष नामित किया जाता है और वो साल भर उसकी अध्यक्ष उस देश की अध्यक्षता में विभिन्न आर्थिक और सांगठनिक बैठकें होती रहती हैं, विचार विमर्श होता रहता है। शुरुआत में G20 व्यापक रूप से आर्थिक
मुद्दों पर केंद्रित था, पर परंतु बाद में इसमें एजेंडे में विस्तार करते हुए G20 के एजेंडे को विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों को भी सम्मिलित किया गया, जिसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दे शामिल किए गए और उन पे जो है काम स्टार्ट हुआ। विश्व G20 की अध्यक्षता अन्य सदस्यों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के जवाब में G20 एजेंडा को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार है। G20 के जो सदस्य देश हैं, इसमें 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन इसके सदस्य हैं, जिसमें 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये तो सारे 19 देश हैं और उसके साथ साथ यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक विश्व की लगभग 2/3 आबादी निवास करती है। विश्व में जो DGP के मामले में यह संगठन 80% का शेयर उपभोग करता है और जो विश्व व्यापार में इसकी भागीदारी, इस संगठन की भागीदारी 75% से अधिक है और विश्व जनसंख्या में 60% की भागीदारी इन देशों की है। इसी तरह इस G20 की जो मीटिंगें होती हैं, उसमें कुछ अतिथि देशों को भी बुलाया जाता है। हर बार वो चेंज होते रहते हैं। जैसे स्पेन है, वो एक तरह से स्थायी रूप से अतिथि देश का दर्जा मिला हुआ है, वो हर मीटिंग में सम्मिलित होता है। जैसे अभी भारत में जो अतिथि देश मीटिंग हो रही है, उसमें अतिथि देश में बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को भी इस समिट में बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ G20 के साथ कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी सम्मिलित होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप के UN, संयुक्त राष्ट्र संघ, IMF, WHO, WTO, ILO, FSB और OSD और क्षेत्रीय संगठनों में AU, AUDA, NEP, AD और आसियान संगठन की पीठों के अतिरिक्त G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा ISA, CDRI और ADB को भी अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी इसमें आमंत्रित किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से जैसे WTO, विश्व व्यापार संगठन, IMF, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये तो एक तरह से इस संगठन के साथ ही मिलकर काम करते हैं, नीतियां बनाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। G20 की जो कार्यशैली है, इसमें जैसे किसी एक देश के पास उस वर्ष की अध्यक्षता है और दूसरे देश के अगले साल के लिए दूसरे देश को अध्यक्षता देनी है, तो वो आपस में, और जो पिछला वाला अध्यक्ष है वो आपस में मिल बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि अगली बार किसको अध्यक्षता दी जाए। जैसे पिछली बार 2022 में इंडोनेशिया
देश की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन हुए थे। 2023 में भारत के नेतृत्व में G20 सम्मेलन हो रहा है और 2024 में ब्राजील के अध्यक्षता में ये सम्मेलन होंगे। G20 प्रेसिडेंसी G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। G20 के सदस्य 2 समांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं और जो शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करता है। शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और जो राष्ट्रीय बैंकों के गवर्नर होते हैं उनके नेतृत्व में बैठकें होती हैं। 2 ट्रैक के भीतर विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ साथ आमंत्रित अतिथियों, देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते रहते हैं बीच बीच में। वित्त ट्रैक मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में है। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्ष के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते रहते हैं। शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ताओं का पर्यवेक्षण करते हैं, शिखर सम्मेलनों के लिए एजेंडा आइटम तैयार पर चर्चा करते हैं और G20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं। इसके अलावा ऐसे समूह का संपर्क समूह है जो G20 देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधनकर्ताओं को एक साथ लाते हैं। इन सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके इनके विचारों के हिसाब से आगे की नीतियां बनाई जाती हैं। इस समूह में कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, इसकी अध्यक्षता ट्राइको द्वारा समर्थित है। पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्ष ये आपस में डिसाइड करते हैं कि काम कैसे आगे चलेगा। G20 के बारे में जाने। अच्छा, तो अभी तक जो हमने बात किया कि G20 का गठन कैसे हुआ, G20 में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, मतलब कौन कौन सा संगठन इसमें भागीदारी करते हैं। इसके बाद जैसे भारत में G20 और भारत। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद और हरे रंग और नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसके प्रवृत्ति साथ पूर्ण सामंजस्य। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है। जो भारत का लोगो है और कमल का पुष्प और धरती के मतलब पृथ्वी का समन्वय के साथ है और उसमें नीचे भारत लिखा हुआ है। भारत की अध्यक्षता में का जो विषय है वो वसुंधैव कुटुंबकम है। वसुंधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। ये महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मनुष्य, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी तथा व्यापक ब्रह्मांड के इसके परस्पर संबंधों को पुष्ट करता है। वसुंधैव कुटुंबकम तो भारत का मूल मंत्र है। इसका भारत की जो थीम है, विषय है, उसमें व्यक्तिगत जीवन शैली,
राष्ट्रीय विकास दोनों स्तरों पर पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय और जिम्मेदारी विकल्पों के संबंध पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर भी प्रकाश डालते हैं। भारत की अध्यक्षता में जो 4-5 मूल्य लिए गए हैं उसमें अतुल्य भारत, सांस्कृतिक विरासत, आजादी का अमृत महोत्सव और भारत की उपलब्धियों के बारे में दर्शाया जाएगा कि भारत के एक है अतुल्य भारत। भारत बहुसांस्कृतिक देश है। भारत बहुसांस्कृतिक अनुभवों को संगम है। यह समृद्ध विरासत और अनगिनत आकर्षणों वाला देश है जो पर्यटन के बेहतरीन गंतव्यों में से एक है। यहाँ बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियां, दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जिसमें लंबी समुद्री रेखा, तट, गर्म ठंडे और सफेद नमक वाले विशाल रेगिस्तान, घने वन, उच्च पर्वतीय भूमि, झीलें, निर्मल घाट और सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य शामिल है। भारत अपने स्मारकों और भवनों के लिए भी जाना जाता है। ये अतुल्य भारत के रूप में है। भारत की उत्कृष्ट वास्तु शिल्प दर्शाते हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत विश्व की सबसे पुरातन सभ्यताओं में से एक है, जिसमें विभिन्न धर्मों, परंपराओं, रीति रिवाजों एक अनूठा संगम है। भारत में अनेक वर्षों से अनेक प्रकार के कला, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, पर्वों और रीति रिवाजों का विकास हुआ है। भारतीय हस्तशिल्प की उत्कृष्टता, उत्तम रेशम, सूती वस्त्र, यहाँ की आभूषण शैली सब कुछ प्राचीन काल से विरासत के रूप में चली आ रही है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा हुआ है। भारत में प्रतिवर्ष की भारत यहाँ के वर्ष पर्व भारत की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के सार को प्रदर्शित करते हैं। पूरे देश में वर्ष भर विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते रहते हैं। होली, दिवाली, ईद, दशहरा, क्रिसमस जैसे त्योहार, पर्व, जिसमें राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव शामिल हैं। भारत को एक तरह से पर्व उत्सव वाला देश भी कहा जाता है। उसके बाद आजादी का अमृत महोत्सव। देश की आजादी के 75 साल बीतने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो अगले आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाते हुए इसमें लोगों को संस्कृत और उपलब्धियों को के गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह महोत्सव भारत के उन लोगों को समर्पित है जो न केवल भारत की अब तक की विकास यात्रा में सहायक रहे हैं, बल्कि उनके आत्मनिर्भर की भावना से प्रेरित भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक्टिवेटिंग 2.0 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य है। आज ही आजादी का अमृत महोत्सव आधिकारिक यात्रा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 से शुरू हो गई थी और यह 15 अगस्त 2023 तक चलता रहेगा। इसमें इस G20 शिखर सम्मेलन में भारत अपनी उपलब्धियों को भी रखेगा। 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत की विकास यात्रा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विदेशी निवेश लाने में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने में भारत एक आकर्षक गंतव्य है।
और वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का सशक्त केंद्र है। सबसे ज़्यादा इंजीनियर आईटी प्रौद्योगिकी भारत से निर्यात होती है। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है 2014 से। और अंतर्राष्ट्रीय अनाज वर्ष 2000 भारत की जो G20 अध्यक्षता में समग्र रूप से अंगीकार किया गया है अंतर्राष्ट्रीय अन्न दिवस। विभिन्न क्षेत्रों में भारत की कुछ नवीनतम विकास पहलों में स्टार्टअप इंडिया पहल, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया अभियान, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो विश्व के में सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहलों में से एक है। आयुष्मान भारत द्वारा सरकार द्वारा वित्त पोषित सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना भारत में चल रही है, आयुष्मान भारत। और पीएम उज्ज्वला योजना के द्वारा ऊर्जा की सार्वभौमिक सुविधा प्रदान करती है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में भी शामिल है। मतलब भारत अपनी अध्यक्षता में अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपनी विकास यात्रा और अपने यहाँ के उत्सव, अपने यहाँ का कला, संस्कृत, रीति रिवाज को विश्व के सामने प्रदर्शित करने का एक अच्छा मंच है, जो अपनी अध्यक्षता में भारत उसको विश्व के सामने रखेगा और अच्छे तरीके से। G20 की अध्यक्षता में जो है, जिस भी देश में G20 की अध्यक्षता को मिलती है, उस देश में जिस साल वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब उसमें कई सारी बैठकें होती रहती हैं। जैसे स्वास्थ्य कार्य समूह मंत्रियों की बैठक, चौथी डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक, भ्रष्टाचारी विरोधी मंत्रियों की बैठक, और महिला अधिकारिता के मंत्री स्तर बैठक जैसे बैठकें भी होती रहती हैं। मतलब एक तरह से पूरे साल मंत्री स्तर की बैठकें होती रहती हैं, विभिन्न विषयों पे चर्चा होती रहती है। और जब सारे राष्ट्राध्यक्षों की एक बार जब मीटिंग होती है, जैसे अभी भारत में सितंबर में होने वाली है, तो सारे जो सदस्य देश हैं और जो आमंत्रित सदस्य देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष जब आएंगे, तो उस पूरे साल में जो भी टारगेट रखा जाता है, जो कार्य योजना बनती है, उसके बारे में विचार विमर्श होता है। और फिर वो उस पर एक तरह से एक समझौता ज्ञापन की तहत जो है कि अगले साल का क्या लक्ष्य होगा, अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए, औद्योगिकरण में की नीतियां कैसे सरल की जाए, व्यापार को कैसे सुगम किया जाए, लोगों के जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाए, पर्यावरण अनुकूल विकास कैसे हो, उसके लिए नीतियां बनती हैं और उसको क्रियान्वयन के लिए सारे देश आपस में एक तरह से समझौता करते हैं कि हमको इसी ट्रैक से काम करना है। भारत में अभी तक जो मीटिंगें हुई हैं, वाराणसी में यूथ शिखर सम्मेलन, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए प्रतिनिधि एक साथ आए। फिर इसी तरह बेंगलोर में G20 प्रतिनिधियों उत्पादक DEWG बैठक हुई। G20 मंत्रियों ने बेंगलोर में भारत की डिजिटल परिवर्तन
भारत ने कैसे डिजिटलीकरण के द्वारा लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है, कैसे लोगों को विकास कार्यों से जोड़ा जा रहा है, उसके बारे में बैठक हुई। गोवा में G20 प्रतिनिधियों द्वारा भारत की महत्वाकांक्षी सौर उच्च स्वच्छ ऊर्जा की पहल के बारे में जाना। चेन्नई में मद्रास में G20 प्रतिनिधियों ने पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समूह की बैठक की। इसी तरह चेन्नई में G20 प्रतिनिधियों ने आपदा प्रबंधन, आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए क्या कार्य योजना हो, उसके ऊपर बैठक हुई। इंदौर में G20 प्रतिनिधियों द्वारा सब काम और कौशल अंतराल को दूर करने पर भारत की प्रशंसा की गई। इसी तरह G20 प्रतिनिधियों ने ऋषिकेश उत्तराखंड में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और व्यंजनों के अनुभव को साझा किया। इसी तरह G20 प्रतिनिधियों ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक रोड मैप की कल्पना के लिए भारत की सराहना की। भारत कैसे आपदा प्रबंधन को मैनेज करता है उसके बारे में। इसी तरह मुंबई में G20 प्रतिनिधियों ने आपदा जोखिम, हम्पी में G20 शेरपा नई दिल्ली के नेताओं में घोषणा के सह निर्माण के लिए एक साथ आए। क्या घोषणा पत्र होगा, जो सारे राष्ट्राध्यक्ष आएंगे तो उनका किस एजेंडे पे बात होगी। अहमदाबाद में U20 मेयर शिखर संकेलन, सारे देश जो सम्मिलित हैं उनके मेयरों का शिखर सम्मेलन हुआ। ऐसे मतलब पूरी साल एक तरह से G20 की मीटिंगें होती रही, सम्मेलन होते रहे, विचार विमर्श होता रहा और क्या कार्य योजना होगी, किस मुद्दों पे बात होगी, भारत कितना प्रगति कर रहा है, भारत किन किन क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहा है, जैसे डिजिटलीकरण, आयुष्मान भारत योजना, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जैसे कामों पे भारत की सराहना की जा रही है। तो ये आपको बताया कि G20 जो संगठन है इसकी स्थापना कब हुई, G20 कैसे आगे बढ़ा, उसमें 2000 पहले वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर उसमें सम्मिलित होते थे। वो सिर्फ आर्थिक मुद्दों पे बात होती थी। उसके बाद फिर उसमें जो है और विषयों को शामिल किया गया, महिला सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, श्रम कानूनों को कैसे सरल किया जाए, जिसके बारे में जिन विषयों को शामिल किया गया। उसके बाद फिर 2008 में जो राष्ट्रीय अध्यक्षों उस सम्मेलन में शामिल होना सुनिश्चित किया गया और 2009 से यह राष्ट्रीय अध्यक्षों का सम्मेलन होना शुरू हुआ। 22-23 में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली हुई है और G20 कैसे काम करता है इसके बारे में बात किया गया। भारत में जो G20 सम्मेलन हो रहा है उसका क्या थीम है, क्या लोगो है और उसकी कार्य योजना क्या है, इसके बारे में भी मुझे लगता है कि आप लोगों को G20 के बारे में जो अभी काफ़ी चर्चा में है इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा YouTube चैनल है, इसको आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और लोगों को भी जानकारियां मिलें। धन्यवाद। जय हिंद।